Hey everyone, welcome back to Anushala by Anushri. Today we are going to complete this chapter number 2 of economics for class 10th, sectors of Indian economy. और ये है उसका लेक्चर नंबर 4. बाकी सारे डिटेल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एक लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम किस तरीके से तीनों सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वे में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अभी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्या है ये आपको ये छोटी सी केस स्टडी से समझ में आ जाएगा. हम कोशिश करेंगे दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए. राइट, देखो, एक है कांता और एक है कमल. कांता एक ऑफिस में काम कर रही है. ठीक है, वो अपना ऑफिस अटेंड करती है फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM. एक चीज़ हमें समझ में आई कि कांता कहाँ काम कर रही है, ऑफिस में काम कर रही है, और उसके जो वर्किंग आवर है यानी काम करने का जो समय है वो फिक्स्ड है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. ठीक है, कैसे पता? अरे भाई टाइम दिया हुआ है यहाँ पर. राइट, वहीं पर कमल जो है वो कांता का नेबर है और वो एक डेली वेज लेबरर है. डेली वेज लेबरर का मतलब क्या है कि जो रोज़ कमा रहा है पैसा. अब रोज़ तो ये भी कमा रही है बट इसका काम डिसाइडेड है ना, इसको रोज़ जाना है ऑफिस और एक ही काम करके पैसा कमाना है. लेकिन डेली वेज लेबरर जो है उसको हर दिन जो भी वो मेहनत करता है, ठीक है, डेली का पैसा उसको डेली मिलेगा. आज जो उसने काम किया उसका पैसा उसको आज मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके काम की सर्टेनिटी नहीं है. ठीक है, ये एक ग्रॉसरी शॉप में काम करते हैं और यहाँ का जो मालिक है वो इसको कभी भी निकाल सकता है काम से. ठीक है, और साथ में इसके कोई भी फिक्स्ड आवर नहीं है. ही गोज टू शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग. अब आप इसके वर्किंग आवर्स देखो कितने ज़्यादा हैं. ठीक है, 12 आवर्स से भी ज़्यादा है. राइट, यहाँ पर लेकिन इसके वर्किंग आवर एक लिमिटेड नंबर्स में है. ठीक है, तो इसके फिक्स्ड वर्किंग आवर या हम इसे कह सकते हैं कि वर्किंग आवर्स जो है वो लॉन्ग है. ठीक है, या तो लंबे हैं या तो नॉट फिक्स्ड हैं इसके जो वर्किंग आवर्स हैं. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम. राइट, शी गेट्स अ सैलरी रेगुलरली. ठीक है, फिक्स्ड सैलरी है इसके पास. ठीक है, और सैलरी के साथ इसको और क्या मिल रहा है? प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड का मतलब है कि जिस भी जगह पर आप काम करते हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी का कुछ परसेंट आपकी सैलरी से कटेगा और उतना ही सेम आपके ऑफिस से कटेगा. मतलब जो आपको पे कर रहा है उसके पास से कटेगा. और ये दोनों को ऐड करके आपके लिए एक फ़ंड बन जाएगा जिसको आप कहते हैं PF. ठीक है, और ये आपको सैलरी में नहीं मिलता है, ये आपका जमा होते जाता है. एक तरीके से सेविंग्स है एक तरीके की. ठीक है, ऑफिस में जो सेविंग होती है. और फिर ये PF जो है ये आपको बाद में मिलेगा जब आपको ज़रूरत होगी. तब आप एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का PF नहीं है. ओह, यहाँ किसी प्रकार का PF नहीं है. ठीक है, ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस. इसको केवल मिलती हैं वेजेस और कुछ भी नहीं. राइट, शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस. अलाउंसेस का मतलब है एक तरीके से कुछ मदद, आपको फाइनेंशियल मदद जो आपको कहाँ से मिलती है? आपकी वर्किंग प्लेस से मिलती है. मेडिकल और अदर अलाउंसेस मिलते हैं सैलरी के साथ. ठीक है, और PF भी मिलता है. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. इसको सिर्फ जो ये काम कर रहा है उसका पैसा मिलता है, कोई दूसरे भाई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे. कांता डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडेज. लो, इसको क्या है? फिक्स्ड हॉलीडेज भी हैं. ठीक है, ही डज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क. लेकिन यहाँ तो ये ग्रॉसरी शॉप संडे को भी अगर ओपन होती है और किसी दिन अगर कमल नहीं गया बाई चांस फॉर एनी रीज़न, ठीक है, तो उसको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा. नो फिक्स्ड मतलब नो सैलरी विदाउट वर्क. एक भी दिन नहीं जाएगा तो उसका पैसा इसको नहीं मिलेगा. ही हैज़ देयर फॉर नो लीव्स और पेड हॉलीडेज. पेड हॉलीडेज़ का मतलब क्या होता है? देखो, लीव का मतलब होता है तो काम पे आप नहीं जा पा रहे हो, छुट्टी कर रहे हो आप. ठीक है, किसी वजह से. और पेड लीव्स का मतलब होता है, पेड हॉलीडेज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप काम पर तो नहीं गए लेकिन आपका जो सैलरी है या जो पैसा है उस पर्टिकुलर दिन का वो नहीं कटेगा. ठीक है, क्यों नहीं कटेगा भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ संडे. ठीक है, आपको पता है कि भाई कांता संडे में ऑफिस नहीं जाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांता को संडे की सैलरी नहीं मिलती होगी. कांता को संडे की सैलरी मिलेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसका एक पेड हॉलीडे है. राइट, दिस इज अ पेड हॉलीडे. सी, when she joined work she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. जब इसने ज्वाइन किया काम तो इसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला. सॉरी, तो इसको क्या मिला? एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला. इस अपॉइंटमेंट लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी कि आपको कितने बजे आना पड़ेगा, कितने बजे आप जा सकते हैं, कितने पेड हॉलीडेज होंगे, कितनी पेड लीव्स होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी. ठीक है,
लेकिन जब ये काम पर गया कमल तो उसको किसी भी प्रकार का लेटर नहीं मिला और उसमें कोई भी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन रिटन नहीं थी, ठीक है। ऑल्दो जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं वहाँ मालिक तो इनको ये सारी चीज़ें बताएगा, बट अगर रिटन नहीं है तो कभी भी कोई भी चीज़ें चेंज हो सकती है ना, ठीक है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। जहाँ इसने काम में कुछ गड़बड़ की या कोई मिस्टेक हुई तो इसका जो एम्प्लॉयर है वो उसको कह सकता है कि भाई जाओ, काम से जाओ। मतलब कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है? जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि जहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आज जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ कल भी आपको काम मिलेगा या नहीं, ठीक है। एक फिक्स्ड समय के लिए आपको एटलीस्ट वहाँ पर रखा जाता है और अगर आपको बाय चांस काम से निकाला भी जाता है तो वो आपको एडवांस में बताते हैं कि ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं, तो फाइंड सम अदर जॉब्स इन 1 or 2 months, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस। ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच के जो डिफरेंस है वो हमने इस तरीके से देख लिया। मतलब यहाँ चीज़ें थोड़ी सी फिक्स्ड होंगी, यहाँ चीज़ें थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल होंगी, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में चीज़ें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पर लोग एक थोड़ी सी कंफर्टेबल लाइफ को जी सकते हैं, यहाँ इन लोगों के लिए लाइफ कंफर्टेबल होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इनको पर डे सोचना पड़ेगा कि अब क्या काम करके मैं पैसा अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ इनको पता है कि हमें डेली ऑफिस जाना है और हमें एक ही काम करना है, और ऐसे अननेसेसरी हमको कभी भी एक छोटी सी गलती पर जॉब से नहीं निकालते इन जनरल, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है इसमें कुछ इस प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन ना लिखी हूँ, ठीक है। और अपॉइंटमेंट लेटर क्योंकि आपको जॉब से पहले मिलेगा तो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि भाई क्या चीज़ें नहीं करनी है जिसके कारण जॉब सिक्योरिटी हाथ से जा सकती है, राइट। सो दिस इज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये तो हमने एग्जाम्पल से समझा, आगे देखते हैं कि भाई ये एक्चुअली किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Kanta works in organized sector. Organized sector covers those enterprises or places of work where the term of employment are regular and therefore people have assured work. Assured work इसी को हमने अपनी भाषा में कह दिया है जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जॉब सिक्योरिटी मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, इट इज़ एक्चुअली अ टर्म, और जब आप इसको आंसर में लिखते हैं तो थोड़ा इफेक्टिव समझ में आता है, ठीक है। They are registered by the government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment etc. ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करोगे, एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दोगे, ठीक है, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, ये सारे इन एक्ट्स में लिखे होते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम इतना पैसा आपको इस पर्टिकुलर काम के लिए तो देना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप अपने एम्प्लॉय को कितना केपेबल समझते हो और आप कितना दे सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, राइट। सो कहाँ होगा ये भाई? ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट के लॉस के अगेंस्ट जाकर आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, अपने एम्प्लॉय जो है, अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक है, या उनको फूल नहीं कर पाओगे, राइट। फिर इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स क्या होती हैं कि यहाँ पर काम करने का एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीएफ की बात की, ठीक है, तो पीएफ क्या है? एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ना एक टॉपिक, सॉरी, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक कंसेप्ट, राइट। अब पीएफ के रूल्स हैं, तो अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो गवर्नमेंट के जो पीएफ के रूल्स हैं वो आपके जो एम्प्लॉय है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, या जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। अदरवाइज इनके अगेंस्ट, मतलब जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं अगर वो आपके पीएफ में गड़बड़ कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट केस कर पाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी कि हाँ भाई हमारे रूल्स को वायलेट किया गया। जब हमने कहा है कि मिनिमम वेजेस के अंदर इस काम के लिए मिनिमम वेजेस देनी है तो क्यों नहीं दे रहे हो, तो हमारे रूल का वायलेशन है, गेटिंग। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयर होता है, काम देने वाला होता है, उसको एक हमेशा डर होता है, ठीक है, एक डर होता है उसको हमेशा कि भाई कुछ तो भी मैं अपनी मनमानी यहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, राइट। सम ऑफ दिस पीपल may नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट may वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद इन द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, या जो बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लोग खुद क्या बन रहे हैं? दूसरे के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, खुद अपना ओनर बन के, खुद अपने बॉस बन के वो काम कर रहे हैं। बट स्टिल अगर मैं खुद एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हूँ, अपने लिए एक बिजनेस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे भी गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उससे अर्न करूँगी और अर्न करूँगी तो गवर्नमेंट मुझसे उस चीज़ पर क्या लेगी? टैक्स, राइट। और टैक्स के अलावा भी क्योंकि हम इंडिया के सिटीज़न हैं और ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट को पता रहे हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तो हमें गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ेंगे। ये रजिस्ट्रेशन बहुत सारे तरीके से होते हैं, जैसे कि जहाँ पर भी मैं दुकान, मान लो एक शॉप क्रिएट कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो भाई इस शॉप के पेपर्स तो मेरे पास होने चाहिए। अगर मैं किसी से ख़रीद रही हूँ तो मुझे वो पेपर्स को मेंटेन करना पड़ेगा और उन पेपर्स पे अपना नाम लिखाना पड़ेगा। कहाँ से होगा? ये होगा गवर्नमेंट ऑफिस से। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन, हम क्या काम कर रहे हैं, हम कहाँ काम कर रहे हैं, कौन सी जगह पर काम कर रहे हैं, ये सब कुछ किसके पास पहुँचता है? गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। चलो, वरना अदरवाइज़ गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं? ठीक है, ये सारे पेपर वर्क जो होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, ये एक्चुअली इसलिए होता है ताकि गवर्नमेंट के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहे। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मतलब जितनी रेलिवेंट है। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसी को जॉब सिक्योरिटी बोला है हमने, राइट। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, सो इसको आप कह सकते हैं फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। मैं आई वुड सजेस्ट कि जब आप इसके नोट्स बनाएं तो इस तरीके का एक टेबल क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस में इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो हमने यहाँ इस तरीके से समझा, ऐसे आप इनको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे मार्क करके पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, और हालांकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं समझने लायक बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यक्ति ज़्यादा कर रहे हैं काम, है ना, ओवर टाइम कर रहे हैं, अगर ये ओवर टाइम करने पर इनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए कि भाई अगर आप, मेरा टाइम मान लो 9 से 5 का था, आपने मेरे को बिठा के, बहुत ज़्यादा काम था तो 7 बजे तक काम करा लिया, तो मैंने ये 2 एक्स्ट्रा आवर्स काम किया है ना, तो मुझे इसका कुछ ना कुछ अलाउंस, कुछ ना कुछ पेमेंट मुझे इसकी मिलेगी। ठीक है, अब बट देखो, यहाँ मेरे को जो काम दिया था, मैं वो काम 5 बजे तक मैं ही नहीं ख़त्म कर पाई, है ना, मैं इधर उधर लगी रही या मैं ध्यान नहीं दे पाई, किसी वजह से मेरे से काम नहीं हुआ, तो मुझे 7 बजे तक बैठ के अपना काम ख़त्म करना पड़ा, तब मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी। वाई? क्योंकि मेरा काम उतना ही था जो 9 से 5 के बीच में हो जाता। बट कंपनी के पास ज़्यादा काम है और वो मुझे एक्स्ट्रा 2 आवर्स बिठा के, मेरे साथ 4 और एम्प्लॉयज़ को बिठा कर 7 बजे तक काम करा रही है, हम सबसे 2 एक्स्ट्रा घंटे काम करा रही है, वो करा रही है, हमारा काम नहीं था वो। ठीक है, इसके लिए हमको ओवर टाइम कहा जाएगा, और क्या मिलेगा हमें? एक्स्ट्रा पेमेंट या एक्स्ट्रा अलाउंस जो भी मिलता है वो। ठीक है, हमारी नॉर्मल वेजेस के अलावा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। ठीक है, दूसरे बेनिफिट्स क्या होते हैं? दूसरे बेनिफिट्स, उनको पेड लीव मिलेंगी, मतलब लीव तो है बट उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो सैलरी है वो डिडक्ट नहीं होगी, राइट। दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ मीन्स, मान लो अगर आपका 7 डेज़ का हॉलीडेज़ है, ठीक है, जनरली कंपनीज वो होता नहीं, मान के चलते हैं 3 दिन का हॉलीडे आपका दिवाली का, राइट। तो ये दिवाली आप 3 दिन काम पर तो जाने नहीं वाले, लेकिन ये पेड हॉलीडे, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर दिवाली का पैसा कटेगा नहीं, पैसा मिलेगा। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर यू। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अलाउंस, राइट। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द लॉज। मेडिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं? कभी कभी कंपनी जो है, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो इन जनरल कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं कि ये आपके कुछ मेडिकल खर्चे भी उठाएगा। ठीक है, अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में अच्छे से क्लियरली पढ़ा है कि वहाँ कंपनी कितना पैसा देती है। ठीक है, तो हो सकता है कि मान लो उसमें लिखा हो कि अगर आप किसी भी इन पर्टिकुलर वजह से, अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में पहुँचते हैं, ठीक है, तो 5% जो आपके बिल का अमाउंट होगा वो कौन देगा? आपकी कंपनी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये कंपनीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेडिकल बेनिफिट्स। द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। इसको आप कह सकते हैं वर्किंग कंडीशंस। मतलब मैं जहाँ पर भी काम करने जा रही हूँ, एटलीस्ट आई डिज़र्व कि मुझे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिले, ठीक है, मुझे सेफ्टी फील हो कम से कम। ऐसे किसी अजीब से एरिया में मेरा ऑफिस नहीं होना चाहिए जहाँ आने जाने में मुझे अनसेफ फील हो रहा है। ठीक है, साथ में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेश एयर मिलनी चाहिए कम से कम मुझे,
ठीक है। तो ये होता है वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे हो तो एटलीस्ट बेसिक जो नीड्स होती हैं, नॉर्मल जो नीड्स होती हैं वो तो उसकी पूरी होनी चाहिए वहाँ पर, राइट। When they retire, these workers get pensions as well, and even in some companies, अगर आप रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब यू आर रीचिंग द एज ऑफ 60 इन जनरल, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती है पेंशन। सारी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता था, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। अब इसका ही अपोजिट सारा कुछ होगा कहाँ पर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है। तभी तो उसके आगे अन लगा है, राइट। चलो अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं एक बार क्या है। In contrast, Kamal works in an unorganized sector. The unorganized sector is characterized by small and scattered units, which are largely outside the control of government. Small and scattered units का मतलब क्या है, ऐसे छोटे बिजनेसेस, छोटी फैक्ट्रीज या इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो जनरली गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, या गवर्नमेंट का जो एक क्या बोलेंगे हम उसको, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट कर रही है वो उनसे एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे कि मान लो एक जॉब है ऑटो ड्राइवर की। ऐसा नहीं है कि ऑटो ड्राइवर के लिए कोई भी रूल नहीं है, दे हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अगर वो बड़े शहरों में तो भाई अगर वो मीटर से काम कर रहे हैं तो वो अननेसेसरी फेयर चार्जेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्या ये ऑटो ड्राइवर्स के लिए कोई पेंशन है, कोई पीएफ है, कोई पेड लीव्स हैं, ठीक है, पेड हॉलीडेज़ हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ पर ये किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे जो किस में आती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। सो दिस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर यू, राइट। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कमल जो काम कर रहा था, ठीक है। वैसे तो इन जनरल रूल क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए सेफ वर्किंग या गुड वर्किंग कंडीशंस को क्रिएट करे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो शॉप बहुत छोटी है, कंजस्टेड है, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेश एयर लोगों को नहीं मिल रही है, बहुत अच्छी लाइटिंग नहीं है, ठीक है, तो ये कहीं से भी रूल का वायलेशन नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है, राइट। जॉब्स हियर आर लो पेड, मतलब बहुत कम पैसा मिलता है, और रेगुलर भी नहीं होती। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको रखा जाता है, अगर आप काम नहीं अच्छा कर रहे हैं तो आपको निकाल भी दिया जाता है, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं, और लो पेड होते हैं, मतलब काम ज़्यादा कराएंगे पैसा कम देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर काम की उतनी वैल्यू नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कम दिमाग वाला काम है तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो कम वैल्यू है तो पैसा कम मिलना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम करोगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा मालिक जो एम्प्लॉयर जो है वो तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे, ठीक है। पेड लीव नहीं होती, हॉलीडेज़ नहीं होते, लीव ड्यू टू सिकनेस नहीं होती कि भाई आप बीमार पड़ गए तो आपने छुट्टी ले ली, उसका भी पैसा कट जाएगा, आप नहीं आए आपकी गलती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न। इवन समटाइम्स हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयर को लग रहा है कि मेरा जो खर्चा है वो नहीं निकल पा रहा, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं कैसे थोड़ा सा पैसा बचाऊँ अपने पास। तो वो सोच सकता है कि उसकी शॉप पर 4 लड़के काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बोले कि एक काम करते हैं 2 को निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसने आप जो 2 लोगों को निकाला उनको विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, इनकी तो कोई गलती नहीं थी कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन उनको वो जाने के लिए बोल देगा। तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जाने के लिए बोला जा सकता है। व्हेन देयर इज़ लेस वर्क सच एज सम ड्यूरिंग सम सीजन्स, सम पीपल में बी आस्क्ड टू लीव। जब कम काम है, सीजन ऑफ सीजन चल रहा है तो जाने के लिए बोला जा सकता है। ए लॉट ऑफ डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है। और बहुत सारा कुछ तो एम्प्लॉयर की खुद की कंडीशन और उसकी खुद की जो उसका खुद का बिहेवियर है उस पर भी डिपेंड होता है। जल्दी से चढ़ गया, भगा दिया आपको, ठीक है। This sector include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street, जो street vendors होते हैं, repairing work जो कर रहे हैं, ठीक है, farmers जो खुद से काम कर रहे हैं और लेबर्स को लगा रहे हैं, ठीक है, जब उनको ज़रूरत होती है नहीं होती, ये भी किसमें आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा, ठीक है। चलो, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वर्कर्स को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे लगाएंगे, क्यों बचाना है, मतलब कैसे बचाना है, क्यों बचाना है। बचाना इसलिए है हमें क्योंकि जितना हमने ऊपर के
इन 2 केस स्टडी को लेकर हमने डिस्कस कर लिया, हमको एक चीज़ समझ में आई कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ होता है एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, काम भी ज़्यादा करा रहे हैं, पैसा भी कम दे रहे हैं, लीव्स भी नहीं दे रहे, पीएफ भी नहीं दे रहे, पेंशन भी नहीं दे रहे, मेडिकल अलाउंस भी नहीं दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, गुड वर्किंग कंडीशंस भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं है ना। मतलब वो उसकी जो वर्क प्लेस है वो एक्चुअली उसके लिए बहुत अच्छी कंडीशंस क्रिएट नहीं कर पा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ वो उससे अर्न नहीं कर पा रहा। तो जनरली हम देखते हैं कि ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग रह जाते हैं उस एक एवरेज स्ट्रेटा में कि हाँ, इनके पास हमेशा एक चीज़ है सोचने के लिए कि यार हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, इनका जो फ्यूचर है वो इनको सिक्योर्ड समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये पॉवर्टी लाइन है ना, अगर ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पर थोड़ा भी वो नहीं कमा पाए, किसी दिन काम पर नहीं गए, वेजेस नहीं आई, या जॉब चली गई, जॉब मिल नहीं रही है, तो वो ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर होने की बजाय एकदम नीचे हो जाएंगे। सॉरी फॉर द अलार्म्स। राइट, The organized sector offer jobs that are most sought after. Organized sector ऐसी ज़्यादातर jobs offer करता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना चाहते हैं। ठीक है, but the employment opportunities in organized sector have been expanding very slowly. ज़्यादातर लोग काम यही करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत धीरे धीरे क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, है ना। काम जो लोग चाहते हैं वो ज़्यादा हैं और करने वाले लोग भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो हमारे पास है बट अपॉर्चुनिटी कम है उनके लिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं वो भी किस तरीके से काम करना चाहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह से काम करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों करना चाहते हैं भाई? दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजीज टू एवेड टैक्स, वो टैक्सेस नहीं पे करना चाहते या कम टैक्सेस पे करना चाहते हैं। ठीक है, एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। बहुत सारे लॉज आपकी कंट्री की गवर्नमेंट किसके लिए, लेबर लॉज कहते हैं हम जिसको, ठीक है, लेबर के लिए लॉज बनाती है तो वो उसको फॉलो भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि लेबर लॉज में लेबर्स को हम एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन आपको उनसे ज़्यादा काम लेना है तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह शो कर रहे हो लेकिन काम आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला है। ठीक है, एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स which pay very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. Fair wage का मतलब क्या है यहाँ समझेंगे आप। Fair wage का मतलब होता है एक सही कीमत मिलना, एक सही सैलरी, एक सही पेमेंट मिलना। जितना काम आप मुझसे करा रहे हैं उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उसके हिसाब से मुझे पैसा देना। ठीक है, इसको कहा जाता है फेयर वेज, जो ज़्यादातर इनको नहीं मिलती। Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. ठीक है, तो वही सारी चीज़ें बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट होकर यहाँ पर आ रही हैं। Since 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in organized sector. अब this is something new. ठीक है, 1990s से एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब्स भी जा रही हैं। ठीक है, क्यों जा रही हैं भाई उनकी जॉब्स? उनकी जॉब्स इसलिए जा रही हैं क्योंकि अगर रिसेशन जैसी कंडीशन आती है, ठीक है, मतलब जहाँ पर मार्केट में पैसा कम हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज़ को निकालना चालू कर देते हैं। ठीक है, अगर वो मशीन्स हायर कर रहे हैं तो भी उनकी वर्कर की जो नीड है वो भी कम हो जाती है, तो अगेन वर्कर्स को यहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जब इन लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर से निकाला जाएगा तो दे विल बी फोर्स्ड टू टेक जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर विथ लो अर्निंग्स। Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in unorganized sector. तो बेसिकली हमको अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर वर्क की तो ज़रूरत है ही। ठीक है, साथ में हमको और ज़्यादा अच्छे लेबर लॉस की ज़रूरत है ना। हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो बचाना चाहते हैं कि भाई हर प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाया जाए, तो इस प्रकार के और लॉज भी बनने की ज़रूरत है। और लॉज में लूप होल्स नहीं होने चाहिए। लूप होल्स का मतलब क्या है, कमियाँ। ठीक है, ऐसी कमियाँ जिससे आसानी से लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के होके भी टैक्सेस देने से बच जा रहे हैं, एवेड कर पा रहे हैं टैक्स को। ठीक है, हु आर दिस वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन चाहिए किसको? इन द नॉर्मल एरिया, इन द रूरल एरियाज, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स।
ठीक है। लैंडलेस है मतलब इनकी खुद की ज़मीन नहीं है, ऑल्दो दे बिलोंग टू एग्रीकल्चर, लेकिन खुद की ज़मीन नहीं है तो उनकी वेजेस जो है वो फिक्स्ड नहीं है, दे आर वर्किंग एज लेबर्स इन अदर फील्ड्स। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, मतलब फार्मिंग तो है, हो सकता है खुद की ज़मीन भी हो, लेकिन छोटी लैंड होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा ज़मीन इनके पास नहीं है, तो प्रॉफिट भी कम होगा, अर्निंग भी कम होगी। शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशंस सच एज वीवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड गोल्डस्मिथ्स, इस प्रकार के जो शेयर क्रॉपर्स या छोटे छोटे आर्टिशंस होते हैं, इन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इनकी अर्निंग्स भी क्या है, या तो फेयर नहीं है या तो फिर फिक्स्ड, मतलब फिक्स तो है ही नहीं, कभी कभी इनको फेयर डील्स भी नहीं मिलती हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा ये इनके ऊपर किसी कंपनी का हाथ नहीं है, ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम इनसे बार्गेनिंग करके या इनको एक्सप्लॉइट करके इनको एक ऐसी डील देना जो बड़े लोगों के लिए फेवरेबल है लेकिन इनके लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये वल्नरेबल है, वल्नरेबल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको खतरा होने का चांस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। Nearly 80% of rural households in India are in small and marginal farmer category. This number is very high, 80%. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. ठीक है, ज़रूरी है कि भाई इस प्रकार के जो फार्मर्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, 80% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया, ठीक है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर क्या करने की ज़रूरत है कि टाइमली डिलीवरी इनको सीड्स की मिल जाए, ठीक है। ये जो सामान बेचना चाहते हैं उसको मार्केट में रखने के लिए इनके पास प्रॉपर जगह हो। फाइन, एग्रीकल्चरल इनपुट्स मतलब जो भी मशीनरी इनको चाहिए, फर्टिलाइजर्स इनको चाहिए, सीड्स इनको चाहिए, वो समय पर मिलना चाहिए। क्रेडिट यानी अगर ये लोन्स चाहते हैं काम करने के लिए तो वो मिलने चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग आउटलेट्स मतलब जहाँ पर ही जाके अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स के केसेस में हम देखते हैं मंडी एरियाज़, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए बाय बिग फार्मर्स और ट्रेडर्स। तो ये सारा कुछ हो सकता है। ऐसा है क्या कि अभी तक गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ नहीं किया होगा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री हमेशा से माना गई है, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल कंट्री है, गवर्नमेंट इतने समय से काम कर रही है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स इसके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है, जो आने वाले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, जहाँ आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी पढ़ पाएंगे। सॉरी इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जहाँ हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स देखी थी कि भाई किस तरीके से गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है, फिर छोटे फार्मर्स के लिए काम करती है ना। इनको बहुत सारे सीड्स और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। फिर इनको कई बार जो स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी है, वेयर हाउसिंग वगैरह की फैसिलिटी है, उसमें भी हेल्प मिल सकती है ना। यहाँ पर इनको व्हाट टू से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो ये करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज किसने बना कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने बना कर रखे हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करते हैं कि किसको कितना मिल रहा है, राइट। इन अर्बन एरियाज़ प्लस इनके पास एक और ऑप्शन रहता है जनरली, जैसे हमारी गवर्नमेंट क्रेडिट देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का काम करती है, ठीक है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ करती है। फिर इनको सॉइल चेक वगैरह, सॉइल प्रोफाइल वगैरह चेक करने के लिए गवर्नमेंट के जो लैब्स होती हैं, है ना, वहाँ पर इनको डिस्काउंटेड रेट्स पर या फ्री में क्या किया जाता है, इनकी सॉइल क्वालिटी को चेक किया जाता है, बताया जाता है कि किस फर्टिलाइज़र की कमी है जिसको ऐड करने से आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। In urban areas, unorganized sector comprise mainly for workers in small scale industry. अर्बन एरियाज में भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा, ठीक है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन तो कर रही हैं बट काफ़ी कम, बहुत ही लो प्रोडक्शन कर रही हैं, छोटे लेवल पर काम कर रही हैं। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे ही नॉर्मल जो काम कर रहे हैं, बस कहाँ काम कर रहे हैं वो, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ट्रेड या ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, ये सारे लोग किस में आ जाते हैं, आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। क्यों? क्योंकि कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमने ऑलरेडी इनके देख लिए हैं। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स मतलब जो सर पे सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सामान बेच रहे हैं। गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स का मतलब क्या है,
आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो एक ऐसे बड़ी सी पॉलीथीन लेकर क्या करते हैं, सड़क पर से या बाकी जगह से कचरा वगैरह उठाकर लेकर जाते हैं, ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बेच देते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी है क्या? नहीं है। कोई पेड लीव्स, कोई हॉलीडेज, नथिंग. Small scale industry also needs government support for procuring raw materials and marketing of output. The casual workers in both rural and urban areas need to be protected. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि भाई गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे रॉ मटेरियल लेने में, सामान बेचने में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में, उसकी एडवर्टाइज़ करने में. गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मदद किसको लगती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो केपेबल है ये सारी चीज़ें खुद से करने के लिए, ठीक है. मुश्किल किसको आती है, प्रॉब्लम किसको होती है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, ठीक है. तो गवर्नमेंट का फोकस जो है या गवर्नमेंट की बहुत सारा इंटरवेंशन इस पर्टिकुलर एरिया में ज़रूरी है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए वर्कर्स को. वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, मतलब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? SC, ST, OBCs, ठीक है. इनको बहुत दिक्कत होती है अपने लिए काम ढूंढने में, ठीक है. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हमको देखने को मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि इनमें से, ठीक है, या इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में से या पर्टिकुलर कास्ट बैकग्राउंड से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स नहीं जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं, ठीक है, इनके लिए रिजर्वेशन भी होता है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन स्किल एंड नॉलेज ये जाकर अप्लाई करते हैं तो इनको जॉब मिलती है, ठीक है. लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अ लार्ज पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ इट वर्क्स इन unorganized sector, right? Beside getting irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. जनरली हमने देखा है कि ये चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होंगी. ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत वर्क एथिक्स होते हैं जहाँ पर लोग इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पर. Protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development. इसीलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, इन यहाँ पर वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ के लिए भी निकाले जाएं, और यहाँ के लोगों को भी किसी प्रकार से तो एक एड या हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, ठीक है. और इसमें एक अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका एक ये है, अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचने की कोशिश करें कि भाई जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की आप बात करते हो, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग दो, ठीक है, जहाँ पर आप उनको नॉलेज दो, स्किल्स सिखाओ. क्योंकि अनऑर्गेनाइज डेफिनेटली कोई भी काम हो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फ़र्क नहीं पड़ता. एवरीथिंग नीड्स ट्रेनिंग, नॉलेज एंड स्किल, ठीक है. यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में चीज़ें ज़्यादा फॉर्मल होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चीज़ें उतनी फॉलो नहीं होती, ठीक है. लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये बहुत एफिशिएंसी से काम करेंगे, वहाँ पर प्रॉफिट्स जनरेट होंगे तो इनका भी जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा. अदरवाइज़ क्या होगा? सोसाइटी में, इकोनॉमी में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि ऑलरेडी बना ही हुआ है, और ये बढ़ता चला जाएगा गैप, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी या जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और अनऑर्गेनाइज वालों की ख़राब होती जाएगी. क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लॉइट करने के नए नए तरीके दूसरों को मिल रहे हैं, ठीक है. तो विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पर होने लग जाती हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ओके, नाउ सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. यहाँ पर हम देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स होते क्या हैं. डेफिनेटली एक चीज़ है कि पब्लिक वो होगा जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही है, एसेट्स वगैरह सारे गवर्नमेंट के पास है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है. और प्राइवेट सेक्टर वहाँ है जहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति प्राइवेटली अपना काम कर रहा है और वहाँ पर आपको जॉब्स मिल रही हैं. दोनों की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होंगी. Right. Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets. Assets मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप हमेशा के लिए पैसा अर्न कर सकते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जैसे कि लैंड, मशीनरी, कैपिटल, इन सबको हम कहेंगे एसेट, ठीक है. ये हमने 9th में डिस्कस किया हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, राइट.
एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस। सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है? जब पब्लिक सेक्टर करा रहा है तो भाई कौन सर्विसेज कौन दे रहा है? एसेट्स किसके पास हैं? गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो एसेट्स किसके पास हैं, या डिलीवरी ऑफ सर्विस, सर्विस देने की, ठीक है, या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको ठीक से बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की या कंपनी की, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल यानी कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी कंपनी के नाम के पीछे जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, ठीक है, तो ये एक कैसी है? प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और कुछ हमारे पास पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो अगर उसमें पब्लिक वर्ड ऐड है तो आप मान के चलें कि वो किसका है? गवर्नमेंट का है। रेलवेज, पोस्ट ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई रेलवे की जो फैसिलिटी है या रेलवे की जो सर्विस है या पोस्ट ऑफिस वगैरह की जो सर्विस है वो हमें कौन दे रहा है? वो हमें दे रही है गवर्नमेंट। प्राइवेट इंडिविजुअल दे रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर यही रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, गवर्नमेंट को बेच दे, किसको बेच दे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो हम कहेंगे कि भाई इसका क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। फिर वो सर्विस देने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? जो भी कंपनी के हाथ में काम जा रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, ठीक है। वेयर इज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसके बारे में आपने 8th में डिटेल में पढ़ा है, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारे प्राइवेटली ओन्ड हैं, ठीक है, बाय टाटाज एंड अंबानीज। Activities in the private sector are guided by motive to earn profit. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. ठीक है भाई, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो इनका इकलौता मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। और प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, हालांकि इनके दूसरे प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं लेकिन कुछ नेसेसरी नहीं है ना। फॉर एग्जांपल हम टाटा की बात करें, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा ऑनरेबल जो रतन टाटा सर हैं, ठीक है, ही डाइड, राइट। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई उनका जो अराउंड 60% से ज़्यादा उनकी जो सैलरी, उनका जो प्रॉफिट है वो किस में जाता है? चैरिटी में। ऑल्दो वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रहे थे, प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह काम कर रहे थे, गवर्नमेंट से अलग, ठीक है, बट स्टिल ही डिड दिस। तो ये उनका खुद का एक इनिशिएटिव था, ठीक है, कि उनको ह्यूमैनिटी को सर्व करना था या उनको सोसाइटी को सर्व करना था, तो ये उनका खुद का इंडिविजुअल इनिशिएटिव था, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि सारे लोग नहीं कर सकते, ठीक है, और सारे लोग नहीं कर सकते कंपलसरी भी नहीं है ना। ये आउट ऑफ वंस ओन इनिशिएटिव एक व्यक्ति ये काम कर सकता है, ठीक है। बाकी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो करती हैं बट थोड़ा कम करती हैं, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन पब्लिक सेक्टर का काम क्या है? कि उनको सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, ठीक है। उनको किसको देखना है? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है या जो पुअर पीपल हैं, सबका ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर सर्विसेज के चार्जेस थोड़े से मिनिमल कम होते हैं। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस, वो टैक्सेस लेती है तभी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और उसी पैसे से बाकी जो नीड्स हैं या बाकी एक्सपेंसेस जो हैं उनको क्या किया जाता है? मीट किया जाता है, उनको पूरा किया जाता है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे हमारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो क्या करती है? स्पेंड करती है, ठीक है। इकोनॉमी पे भी करेगी, टूरिज्म पे भी करेगी, फूड सिक्योरिटी पे भी करेगी, एजुकेशन पे भी करेगी, एग्रीकल्चर में भी करेगी, राइट। What are these activities? Why do government spend on such activities? Let's find out. There are several things needed by society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए वो रीजनेबल रेट पर, जो सही रेट है जिसको सब अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर तो सर्विसेज देना उनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ दी स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटीज इज नॉट ईजी. हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर द यूज. कौन करेगा ये? प्राइवेट कंपनीज, ठीक है. क्यों करेंगी भाई? क्योंकि वो उतना एक्सपेंड कर रही हैं उसके ऊपर और उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट है, आपका वेलफेयर नहीं है. एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज. आपने देखा होगा टोल टैक्स वगैरह जो लगते हैं, ठीक है. अगर वो प्राइवेट कंपनी, ऑल्दो गवर्नमेंट बनाती है हाईवेज तो भी टोल टैक्स लेती है और प्राइवेट कंपनी बनाती है तो भी लेती है, लेकिन अगर प्राइवेट लेगी तो ज़्यादा लेगी, ठीक है. जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा. Thus, governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. ये कौन इंश्योर कर रहा है? ये इंश्योर कर रही है हमारी खुद की गवर्नमेंट, ठीक है. इसीलिए यहाँ पर वेलफेयर मोटिव जो है वो सामने आ जाता है और हर चीज़ का जो
पैसा जो हमसे लिया जा रहा है वो कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर से कितना होता है, कम होता है, राइट. There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. ठीक है, तो कई बार गवर्नमेंट को encourage करना पड़ता है लोगों को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, कि वो भी एक्सपेंड करें, है ना. फोर्स नहीं कह रही हूँ मैं, क्या लिखा है यहाँ पर, एनकरेज करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, ताकि वो काम करते रहें और थोड़ा बहुत उनके थ्रू भी वेलफेयर जो है वो सोसाइटी का हो सके. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूस करती तो पैसा ज़्यादा लेती, और पैसा ज़्यादा लेती तो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले जितने भी जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है वो भी कॉस्ट बढ़ती, तो सामान सारा महंगा हो जाता. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किसने कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया. ठीक है, या फिर अगर प्राइवेट इंडिविजुअल से करा रही है तो उसके जो एक्स्ट्रा लोड है उसको कौन बियर कर देगा, गवर्नमेंट बियर कर लेगी उसको. ठीक है, क्यों, ताकि जो छोटे छोटे लेवल पर लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, जो इकोनॉमी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लोड ना लगे. अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं प्रॉफिट अर्न ना होने के कारण बंद हो जाएंगे. ठीक है, मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन. गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ को अपने हाथ में रखती है कि रेलवेज़ को अपने हाथ में रखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अपने हाथ में रखो. इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे जो छोटे बड़े बिजनेसेस हैं उनको सर्वाइव करने का मौका मिल जाएगा, राइट. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस. फेयर प्राइस क्या है, जो कि वो फार्मर्स बियर कर सकते हैं, मतलब जो कि उन फार्मर्स को मिलना चाहिए, राइट. गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, किसानों के पास ऑप्शन है कि या तो आप गवर्नमेंट के पास जाके एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि हमने 9th में पढ़ा था फूड सिक्योरिटी में, उस पर आप सामान बेच सकते हो, और यू कैन गो टू मंडीज एंड मार्केट्स, जहाँ पर आप इंडिविजुअली अपना सामान आराम से बेच दो. ठीक है, अब ये दो ऑप्शन होते हैं फार्मर के पास. अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर फार्मर को कहाँ जाना पड़ता, मंडी ही जाना पड़ता. हमें नहीं पता कि यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं वो क्या अपना ग्रुपिंग करके और किस तरीके से उनके सामान खरीद रहे हैं. ठीक है, तो उनको एक सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके से कहीं कहीं पर इंटरवेंशन करती है. दिस इज स्टोर्ड इन गोडाउन्स एंड सेल एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप्स. और उसके बाद ये जो एमएसपी पे लेती है गवर्नमेंट, इससे अपना दूसरा एक काम पूरा करती है. राशन शॉप पर जो लोग बीपीएल हैं, ठीक है, या जिनके पास राशन कार्ड होता है, वहाँ पर जाके क्या होता है, जो बीपीएल होते हैं उनको कम रेट्स पर ये जो ग्रेन इन्होंने लिया हुआ है इसको दे रहे. अब देखो, यहाँ फेयर प्राइस पे खरीद रही है और यहाँ पे कम रेट्स में दे रही है, तो बीच का जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगी, गवर्नमेंट बियर करेगी. क्यों, क्योंकि उसको वेलफेयर करना है, उसका काम है ये. ठीक है, जैसे कि हमने फूड सिक्योरिटी में पढ़ा था. The government has to bear some kind of cost. In this way, the government supports both farmers and consumers. ऐसे करके गवर्नमेंट फार्मर और कंज्यूमर दोनों की मदद करती है, यहाँ हमने देखा. There are a large number of activities which are the primary responsibility of government. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट हमने बनाया क्यों है, फिर उसको वेलफेयर करने के लिए तो बनाया है. The government must spend on these, providing health and education facilities, ये भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, फिर रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग इक्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं. ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है ये सारी की सारी किसकी है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी जेब पर लोड लेकर ये काम नहीं करेगा until and unless he or she is Ratan Tata or a person like him, right. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. इंडिया में इलिटरेट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो हमारी गवर्नमेंट को एजुकेशन पे और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली वी नो नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर मैलनरिश्ड, मतलब हम यहाँ पर उनके न्यूट्रिशन पे, उनकी फूड सिक्योरिटी पे भी किसको ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को. ठीक है, एंड अ क्वार्टर ऑफ देम, मतलब उनके 1/4 जो हैं वो क्या हैं, क्रिटिकली इल हैं, राइट. अच्छा खाना या प्रॉपर नरिश्ड खाना ना मिलने के कारण. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, ठीक है, मतलब कि बच्चा 1 साल के अंदर बर्थ से 0 to 1 ईयर की एज में अगर बच्चे की डेथ होती है तो हम उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं. ठीक है, इन्फेंट मतलब 1 साल तक का छोटा बच्चा, और मोर्टेलिटी मतलब अ काइंड ऑफ हम बात करें जहाँ पर डेथ होने के रेट देखते हैं. ठीक है, उड़ीसा में कितना है 40 और मध्य प्रदेश में 48 इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. हमारे यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है. क्यों, क्योंकि प्रॉपर मेडिकल कंडीशन ना मिलने के कारण बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता. ठीक है, या प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ कह सकते हैं, और नरिशमेंट जो मिलना चाहिए मदर के थ्रू वो भी नहीं मिल पाता कई बार. क्यों, क्योंकि मदर की डाइट पुअर है. ठीक है,
Government also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor and food and nutrition. ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के मिनिमम काम है जो गवर्नमेंट को हर हाल में पूरे करने होंगे. It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored region of the country through increased spending on in such area. Ignored region मतलब जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कंडीशन है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पा रही हैं ऐसे एरियाज़ में, तो यहाँ पर भी काम करने का किसका जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है. क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मोटिव अलग है, ठीक है. अब वो प्रॉफिट अर्न करके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उनकी मर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट को इन सारी जगह पर काम करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या किया है? डिवाइड किया है तीनों सेक्टर्स को भी. तो हमने किस बेसिस पर, 3 बेसिस पर हमने डिवीजन देख लिए, ठीक है, सेक्टर्स के. पहला तो भाई प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी मतलब सर्विसेज जो हो रही हैं उनके बेसिस पर, ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, दिस इज यू. देन हमने देखा प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है. तो ये तीनों बेसिस आपको अलग से समझ में, अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है. तीनों के आपके पास नोट्स होने चाहिए और एक क्लैरिटी होनी चाहिए. अब चैप्टर फाइनली यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं. इस चैप्टर में आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट करें और ज़रूर से पूछें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन अगर इसमें क्लैरिटी नहीं हो और इसमें मार्क्स जाते हैं तो देन इट इज़ नॉट गुड, राइट. So if you like the lecture, don't forget to press the like button, comment and share the lecture with your friends. Thank you so much. Keep watching. Stay tuned for the next chapter.